जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम 5 जनवरी 2021 का जो एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके हम जीएस के 40 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, उसका लेवल क्या था। दोस्तों इस हम 40 प्रश्नों के माध्यम से सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। करेंट अफेयर और संभावित प्रश्न जो भी बन सकते हैं उसको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमने इस 40 प्रश्नों को एक प्रश्नों को डिटेल में एनालिसिस किया है, एक्सप्लेनेशन किया है, तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकते हैं। दोस्तों इसमें हम कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे जिसका आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, एक कोट देख लेते हैं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों शिक्षा वह साधन है, वह स्रोत है जो इसको जितना ज़्यादा अपने अंदर लेगा वो उतना ही अच्छा इंसान बनेगा और जिस फील्ड में वो रहेगा उसमें बहुत बेहतरीन करेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ये ऐसे समाज से आते थे जिसके साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया जाता था। उस समाज से इन्होंने इसकी अहमियत को समझा और इन्होंने संघर्ष के माध्यम से इन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया। जो इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, वहाँ से इन्होंने अलग अलग डिग्रियाँ हासिल की और अपने समाज के लिए इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया। आज इन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। साथ ही साथ इन्होंने संविधान में अहम भूमिका निभाया है, तो आप इनके जीवन से सीख सकते हैं। साथ ही साथ अगर स्टूडेंट के रूप में देखें, जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट जो है, आप ही के बीच में कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिलेबस को खूब अच्छे से कवर किया है, कई बार उसको अच्छे से पढ़ लिया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाया, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जब ये फिर उस एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वो बहुत ही अच्छा करेंगे। ठीक है, तो आपको भी इनसे सीखना है, इन्हें अपने आदर्श मानते हुए इनसे सीखना है। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने किया था। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन के पहले 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। उसी के सिफारिश के आधार पे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इसने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर के 1932 तक चलता है और इसमें जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, अली बंधुओं ने किया था। शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन के बारे में जाने तो दोस्तों ये जब वो प्रथम जो विश्व युद्ध हो रहा था उस समय अंग्रेजों ने टर्की पे अधिकार कर लिया था, वहाँ के शासक को हटा दिया था। उस समय टर्की का जो शासक था वो इस्लाम धर्म का खलीफा होता था और इस पे खलीफा पे जो है कि हस्तक्षेप करने से लेकर के मुसलमानों में जो है असंतोष पैदा हुआ, जिस पे अलग अलग देशों में इसके खिलाफ विद्रोह होता है और उसका भारत में इसका आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं ने किया था। इसका खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। और बाद में 1924 में जब वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल के नेतृत्व में सरकार बनती है तो खलीफा के पद को हटा दिया जाता है और इसमें महात्मा गांधी जी ने इसका सहयोग किया था। ठीक है, बात करें अन्य ऑप्शन में तो मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं कि ये इनका बहुत बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान के निर्माण में, भारत के विभाजन में। अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों ये भारत के सबसे नौजवान रहे हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने 6 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है और ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। और महात्मा गांधी जी को जानते हैं, हमारे राष्ट्रपिता, और इन्होंने वकालत के बाद 1915 में ये भारत आते हैं, जहाँ पे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद आंदोलन के बाद ये खिलाफत आंदोलन, फिर उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, बीजाणु कहते हैं या इसे अंडाशय के नाम से भी जानते हैं। इसको हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं, आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये फूल है, फूल का एक फिगर है, उसमें जो ये वाला पार्ट है इसे अंडाशय कहते हैं, इसी को बीजांड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो छोटे छोटे फूलों में जो अंडाशय के अंडा होता है वो इसी पार्ट में पाया जाता है और इसके इस वाले पार्ट को वर्तिका कहते हैं और इसके जो शीर्ष वाला भाग इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये जो पार्ट है इसको स्त्री केसर यानी कि फूल का फीमेल वाला पार्ट है। और वहीं जो है अन्य जो हैं ये देख सकते हैं, इसको बाह्यदल कहते हैं और ये जो पंखुड़ी जैसी संरचना देख रहे हैं इसे दल या पंखुड़ी कहते हैं। और ये वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर को तंतु कहते हैं और ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें इसे परागकोश कहते हैं। और इस वाले पार्ट को फूल का मेल पार्ट कहा जाता है और इसी परागकोश में
इसी जो परागकोश में परागकण पाया जाता है, जो भंवरे या तितलियों के माध्यम से, हवाओं के माध्यम से इस वर्तिकाग्र में पहुंचता है, जहां से ये वर्तिका से होते हुए ये अंडाशय में चला जाता है, जहां से अंडा से निषेचित होकर के फल का निर्माण करता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें आपको लिख के नहीं समझा रहे हैं, लेकिन बोल के समझा रहे हैं, आपको अच्छे से समझना है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे अभी हमने ऊपर देखा परागकण किसमें पाया जाता है, तो परागकोश में एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी दूसरे एग्जाम में। तो आप अच्छे से समझिए, सुनिए, आपको हो सकता है यहाँ से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, नाइट्रोजन में जो है पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिक का संश्लेषण में इसका यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से ये जो तत्व हैं, इनका कहाँ कहाँ पे पोषक तत्व हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं, उसको हम देख लेते हैं। पोषक तत्व और उनके क्या क्या कार्य हैं। नाइट्रोजन दोस्तों ये पत्तियों में वृद्धि, प्रोटीन और क्लोरोफिल के निर्माण में ये काम करता है। वहीं जड़ विकास, बीज निर्माण और ऊर्जा स्थानांतरण का फास्फोरस इसमें अहम भूमिका निभाता है। पोटेशियम का जो है दोस्तों ये जल संतुलन, रोग प्रतिरोधक क्षमता, फूल और फल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम दोस्तों ये कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, जल और पत्तियों की वृद्धि करता है। मैग्नीशियम दोस्तों ये क्लोरोफिल के घटक है और ये एंजाइमों को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। सल्फर दोस्तों ये प्रोटीन और विटामिन का निर्माण करता है। सुगंधित तेलों का विकास होता है, इसी के माध्यम से दोस्तों लहसुन और प्याज की महक सल्फर के कारण ही होती है। लोहा दोस्तों ये क्लोरोफिल के निर्माण और शोषण और प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। मैग्नीज दोस्तों ये एंजाइम क्रियाओं में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। बोरान दोस्तों ये कोशिका विभाजन और फूल और फल के निर्माण में योगदान देता है। जिंक दोस्तों ये वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन का निर्माण करता है। दोस्तों ये सूक्ष्म तत्व होते हैं और ये जो है ये अधिकांश ये ज़्यादा मात्रा में तत्व होते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, तेज चंद हो जाएगा इसका राइट आंसर। वैसे दोस्तों ये क्वेश्चन ऑप्शन में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी टफ है, ये बहुत ही कम स्टूडेंट को आता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए दोस्त, यहाँ से आप सीख सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे छोड़ना चाहिए जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ना क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ना ही ऑप्शन समझ में आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल ना हल करें। ठीक है, अगर आप अपने रिस्क पे हल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हल करने में आपका क्वेश्चन जो है गलत होगा, अधिकांश स्टूडेंट गलत होगा। तो अगर आप नहीं करते हैं तो आपका माइनस मार्किंग नहीं होता है, तो आप अन्य स्टूडेंट से ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछा है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ये उतना टफ नहीं है, लेकिन आप ऑप्शन को देखेंगे नहीं समझ में आ रहा है तो उन्हें छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो हम अस्थाई बंदोबस्त की बात करें दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त क्या था? तो ये अस्थाई बंदोबस्त था, ये 1793 में ये बंगाल में लगाया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लगाया था, और इसके माध्यम से जमींदार से भू राजस्व सरकार वसूल करती थी, जिसमें 90% जो है 100% अगर जो है राजस्व वसूला जा रहा है उसमें से 90% सरकार ले लेती थी, बाकी 10% जो है ये जमींदार अपने पास रखता था, और ये बंगाल और बिहार और उड़ीसा क्षेत्रों पे लागू हुआ था। हम थोड़ा और जो भू राजस्व जो अंग्रेजों ने लगाया था उसको देख लेते हैं। भू राजस्व संग्रह करने की क्या क्या विधियाँ थी। जमींदारी दोस्तों ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्रों पर लगा था। ये भारत के 19% क्षेत्र पे था, और इसमें जमींदार से सरकार सीधे टैक्स लेती थी, और इसे बनाने का काम जिसने किया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉनसोर ने किया था। वहीं रैयतवाड़ी दोस्तों, रैयतवाड़ी ये तमिलनाडु और जो महाराष्ट्र के क्षेत्र पे लगा था, ये 51% क्षेत्रों पे लगा हुआ था। तो इसमें जो राजस्व वसूल सीधे किसानों से किया जाता था, और इस योजना को जो निर्माण किया था वो रीड और टॉमस मुनरो ने किया था। मालवाड़ी व्यवस्था ये पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में लगा था, और ये भारत के पूरे भूभाग पे लगभग 30% पे ये लगा हुआ था। इसमें जो है राजस्व मुखिया और लंबरदार के माध्यम से सरकार वसूल करती थी। इसे बनाने में होल्ट मैकेंजी का योगदान रहा है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, चरखा हो जाएगा दोस्तों। चरखा को दोस्तों ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक शक्तिशाली प्रतीक बनाया गया था। इसमें महात्मा गांधी ने इसे आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, रोजगार, अहिंसा, जो आर्थिक शोषण कर रहे थे अंग्रेज, इसके विरोध में इसका प्रतीक के रूप में इसका यूज किया जाता था। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी, तो इसके माध्यम से लोग चरखा चला करके अपना रोजगार और
स्वदेशी तरह से रोजगार हासिल कर सकते थे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। दोस्तों पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। हम भारत के जो सबसे बड़े 13 बंदरगाह हैं उसको हम देख लेते हैं बाई मैप। मैप को आप अच्छे से समझिएगा। देखिए हम आपको थोड़ा सा डीप में ले जाके समझाते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम आपको कंटेंट के साथ सोचते हैं कि आपको उतना कंटेंट दे दें कि आप अच्छे से समझ सकें और अच्छा परफॉर्म कर सकें एग्जाम में। तो वीडियो कैसा लगेगा दोस्त आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो हम 13 जो भारत के जो सबसे बड़े बंदरगाह हैं उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे कांडला बंदरगाह है, इसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये अगला बंदरगाह है मुंबई। मुंबई जो है ये भारत का सबसे बेस्ट बंदरगाह है। और न्यावा सेवा जो है ये मुंबई में ही है। ये मुंबई के भार को कम करने के लिए इसे बनाया गया था। अगला है मरमा गोवा। ये मरमा गोवा दोस्तों ये गोवा में स्थित है। ठीक है, और हम आगे देखते हैं। कोच्चि है। कोच्चि दोस्तों ये केरल में स्थित है और इसे अरब की रानी पूर्व का वेनिस के नाम से भी जानते हैं। और अगला है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन को विवो चिदम्बरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये मत्स्य बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। चेन्नई अगला है। चेन्नई दोस्तों ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। अभी क्वेश्चन में भी पूछा गया था। एन्नौर की बात करें, एन्नौर दोस्तों ये इसे कामराज बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ये चेन्नई के भार को कम करने के लिए बनाया गया था। विशाखापत्तनम दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये डॉल्फिन नोज के नाम से भी इसे जानते हैं, क्योंकि ये डॉल्फिन नोज की तरह यहाँ पे पहाड़ी के अंदर ये बना है और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। आगे बात करें दोस्तों पारादीप। पारादीप दोस्तों ये भारत का इसका जो हार्बर है पोतासराय ये सबसे गहरा है। और बात करें अगला दोस्तों कोलकाता। कोलकाता दोस्तों ये नदी पत्तन, इसे नदी पत्तन के नाम से भी जानते हैं और क्योंकि ये जो हुगली नदी के किनारे बना है और इसे पूर्व का लंदन या पूर्व का बोस्टन के नाम से भी जानते हैं। और 13वां जो सबसे बड़ा बंदरगाह है उसे पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर 1953 में हुआ था। इसको हम और डिटेल में देख लेते हैं। राज्यों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। स्वतंत्रता के समय दोस्तों 29 स्टेट्स थे और उसके बाद अलग अलग भाषा के आधार पर राज्यों के डिमांड होने लगी थी। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है उसके लिए धर आयोग और जेबीवी आयोग बना और उसने कहा था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर के 1953 में गांधीवादी कांग्रेसी नेता पोट्टी रामुलु आमरण अनशन पर बैठ गए। विशाल आंध्र आंदोलन के जो तेलुगु भाषी जो आंध्र प्रदेश था उसको अलग राज्य बनाने के लिए, तमिलनाडु से अलग बनाने के लिए इन्होंने विशाल आंध्र के नारा दिया था और इसी को लेकर के इन्होंने आमरण अनशन किया। और 56 दिन की मृत्यु के बाद जो है इनके 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया और ये भाषा के आधार पर राज्यों को निर्माण को स्वीकार कर लिया गया। इसीलिए फजल अली आयोग 1955 में बनता है, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, और इसने भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की सहमति दे दी। और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया जाता है। क्योंकि इसका गठन हुआ था कब? 1953 में हुआ था और 1956 में इसे अधिकार दिया गया कि आप इसने अपना रिपोर्ट दिया। 1953 में बनाया गया था और इसने 1956 में अपना रिपोर्ट दिया था। और 7वां संविधान संशोधन, इसी जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। और भाग जो 7 है आप देखते होंगे उसमें नेशन लिखा है, उसमें उस समय जो 29 राज्य थे उसका उल्लेख था, उसको हटा करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, ये देख सकते हैं आप उस समय का जब 1956 में भारत की क्या स्थिति थी, ये सब देख सकते हैं। मद्रास और आंध्र प्रदेश एक में था और यहाँ पे मध्य प्रदेश को देख सकते हैं कैसे है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार पश्चिम बंगाल एक आज की तरह है, लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं वो कैसे हैं आप देख सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बाद में अलग अलग वर्षों में इनको अलग अलग राज्य का दर्जा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। वर्तमान में कितने राज्य हैं आपको कमेंट में बताना है, राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का इनमें से किस बैंक में विलय हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर बैंक ऑफ बड़ौदा में इसका विलय कर दिया गया है। हम भारत के जो राष्ट्रीय जो पब्लिक सार्वजनिक बैंक है उसके राष्ट्रीयकरण के इतिहास के बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है उसको हम डिटेल में देखते हैं। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसका उद्देश्य क्या था? गरीबों, किसानों, छोटे उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना है, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? स्वतंत्रता के बाद से भारत में अधिकतर बैंक जो थे वो निजी हाथों में थे, केवल शहरी क्षेत्रों और उद्योगपतियों को सेवाएं देते थे।
और इसका पहला चरण कब हुआ था? 1955 में भारत ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक बनाया था। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन थोड़ा आगे हम देख लेते हैं। मुख्य राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1959 में हुआ था। ठीक है, 1969। और ये 19 जुलाई 1969 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 प्रमुख निजी बैंक जो थे उनका राष्ट्रीयकरण किया था। दूसरा चरण 1980 में होता है, जिसमें 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। इस तरह से कुल 20 राष्ट्रीयकृत बैंक हो जाते हैं। फिर 2019 और 2020 में 10 सार्वजनिक बैंक जो थे, ये जो 10 सार्वजनिक बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक बैंक में विलय कर दिया जाता है। इस तरह से वर्तमान में भारत में कुल 12 सार्वजनिक बैंक हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं? 12 हो जाते हैं। तो हम देख लेते हैं जो 2019-20 में चेंजेज हुआ है। विजय बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसे पंजाब नेशनल बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया, इसमें विलय कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक जो है केनरा बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। और आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को इंडियन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। तो दोस्तों हम थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, आप धैर्य बना के अच्छे से देखिएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हो सकता है यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो बड़े अच्छे से देखिएगा। उत्पादन की प्रति यूनिट लागत, उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत लागत के नाम से जानते हैं। और हम यहाँ पे इसके एक एक जो टर्म है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। औसत स्थिर लागत किसे कहते हैं? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं? जो खर्च हर हाल में होता है, चाहे आप कुछ बनाएं या ना बनाएं। उस जैसे दुकान का किराया, आप कुछ बनाएं या ना बनाएं लेकिन दुकान का किराया देना है, कुछ बिक्री हो या ना बिक्री हो, आपका ये खर्च हर हाल में होगा। ठीक है, इसलिए इसे औसत स्थिर लागत कहते हैं। औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं? तो वो खर्च जो होता है जो हर चीज़ बनाते समय बदलता है। आप बनाएंगे हर समय वो बदल जाता है, उसका रेट, उसका कीमत बदल जाता है। जैसे माल, मजदूरी और बिजली, आप देखेंगे 2 साल पहले माल का जो सामग्री है उसका दाम कुछ और था, मजदूरी कुछ और थी, किराया, बिजली अलग था, किराया अलग था। तो समय के बाद वो सब चीज़ें समय के साथ बदलते हैं, तो इसे औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं। हम आगे देखते हैं, औसत कुल लागत क्या है? औसत कुल लागत, एवरेज टोटल कास्ट क्या है? प्रत्येक चीज़ पर कुल खर्च। ये ऊपर के जो 2 फैक्टर हमने देखा था उसको ऐड करके निकाला जाता है। उदाहरण के रूप में देखें, अगर एक चीज़ 100, उस पर किराया 100 रुपया पड़ता है और उसकी सामग्री का कीमत जो है 50 रुपया है, तो कुल खर्च कितना आएगा? तो 100 और प्लस 50 यानी कि 150 रुपया उसका खर्च आएगा। यही औसत लागत, यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। औसत कुल लागत या औसत लागत की बात करें तो यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। अगले देख लेते हैं, औसत उत्पाद क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? हर एक मजदूर औसतन कितना सामान बना रहा है, इसी को औसत उत्पाद कहते हैं। जैसे 5 मजदूर हैं, 50 सामान बना रहे हैं, तो यह एक मजदूर कितना बनाएगा? 10 सामान बनाएगा, तो इसी को औसत उत्पाद कहते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह संचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, अहमदाबाद में किया गया था दोस्त। ठीक है, इसरो द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, इसरो द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था? उपग्रह संचार तकनीकी का परीक्षण और विकास करना है, और वैज्ञानिक और जो इंजीनियर हैं उनके ट्रेनिंग के लिए इसका स्थापना किया गया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, बंगाल में हुई थी औपनिवेशिक शासन की सबसे पहले स्थापना। आप जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज और मीर कासिम, अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, और इसी के बाद से औपनिवेशिक शासन की नींव पड़ती है। इसके बाद से अंग्रेजों का भारत पे नियंत्रण और मजबूत हो जाता है कि करके पूरे भारत को विजित कर लेते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से भी जानते हैं? तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, स्वपोषी कहते हैं इसे, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं इसे। ये जो होते हैं स्वपोषी दोस्तों, ये जीव को अपना भोजन, ये जीव जो होते हैं स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के माध्यम से ये अपना भोजन बनाते हैं। इसमें हरे पौधे और शैवाल इसमें शामिल होते हैं। बात करें विषमपोषी हेट्रोटॉप्स की, तो ये भोजन, ये जीव जो होते हैं भोजन के लिए अन्य जीवों जैसे पौधों और जानवरों पर निर्भर होते हैं। इसमें मनुष्य हो गए, हम लोग जैसे
अन्न पर और पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं तो हम लोग विषम पोषी में आते हैं। इसके अतिरिक्त गाय हो गए, जू हो गए, कवक हो गए, ठीक है। आगे मृत जीव की बात करें तो मृत जीव जो होते हैं ये मरे हुए जीव या सड़े गले जो जैव पदार्थ होते हैं उन पर निर्भर होते हैं। जैसे बात करें फफूंद और बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। और प्राणी संभोजी होलोजोइक क्या होते हैं, ये जीवित प्राणियों को खाकर भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे शेर हो गए, सांप हो गए, ये प्राणी संभोजी जीव होते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि भारत की राजनीतिक शब्दावली में आयाराम गयाराम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, गयालाल के लिए ये लोकप्रिय है। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्त इसके पीछे। आयाराम गयाराम ये एक राजनीतिक मुहावरा है, ये जो है एक राजनीतिक मुहावरा है। ये जो बार बार पार्टी बदलने वाले नेता होते हैं इनके लिए ये यूज किया जाता है। इसके लिए 1967 में ये कब हुआ था, ये 1967 में हरियाणा के विधायक गयालाल जी थे और ये 14 दिनों में इन्होंने 3 बार पार्टी बदली थी। और कांग्रेस के नेता ने मजाक में कहा था कि आयाराम गयाराम, ठीक है, आयाराम और गयाराम आते थे, आयाराम गए गयाराम, ठीक है। तब से ये जो है मुहावरा बहुत ही फेमस हो गया और इसी में बाद में दल बदल विरोधी कानून बनता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। 1900 कब बनता है, 1985 में ये एंटी डिफेक्शन लॉ बनता है और 10वीं अनुसूची जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसी 1985 वाले में इसमें संशोधन किया जाता है 1991 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से 2003 में ये अमेंडमेंट किया जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ में। और इसमें ये प्रावधान जोड़ा जाता है कि कुल सदस्यों का 15%, जितने भी सदस्य होते हैं संसद में या विधानसभा में, उसका 15% ही मंत्री बनते हैं, ठीक है। उसमें 15% ही मंत्री बन सकते हैं। और दल बदल को अयोग्य ठहरा दिया गया कि जैसे कोई भाजपा से विधायक बनता है, अगर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। ये प्रावधान 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि सत्यजीत रे कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदार जीवन शैली के पतन से संबंधित है? उनकी कौन सी फिल्म है जो अभिजात जमींदारों के जीवन शैली का पतन करता है, उसमें दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, जलसा घर में ये चीज़ दिखाया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको आ रहा है तो आप रिस्क लेकर के भी इसको हल कर सकते हैं। वैसे दोस्त उस समय की फिल्में बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी, वो समाज में जो चेंजेज होते थे उसको दर्शाते थे। आप देखेंगे पाथेर पंचाली मूवी है, उसको बहुत ही पुरानी मूवी है, उसको आप देखेंगे उसमें भारत की गरीबी की स्थिति को दिखाया गया है। ये अलग अलग जो फिल्में हैं ना, इसमें बहुत ही देखने के बाद लगता है कि आप बहुत कुछ डाल दिया है इसमें बहुत कुछ हमें नैतिकता सिखाई गई है, हमारे समाज को दिखाया गया है। आज की फिल्में बिल्कुल अलग ही दुनिया में जा रही हैं, ठीक है। वैसे आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको पुरानी मूवी अच्छी लगती है या नई मूवी अच्छी लगती है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ये संयुक्त राष्ट्र का जो 6 पार्ट हैं, संयुक्त राष्ट्र का जो छः उसकी संरचना है, उसमें सुरक्षा परिषद जो है, ये सुरक्षा परिषद में 5 जो हैं अस्थायी सदस्य हैं। एक अमेरिका हो गया, यूएसए हो गया, अमेरिका हो गया, और फिर उसके बाद यूके हो गया, फिर उसके बाद फ्रांस हो गया, फिर उसके बाद रसिया हो गया, फिर उसके बाद चाइना, ठीक है, चाइना हो गया। ये 5 सदस्य जो हैं ये अस्थायी सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 साल में रिटायर होते हैं, आधे जो हैं 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहाँ स्थित लगभग आधी सूती मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, कोयम्बटूर हो जाएगा। ये दोस्तों तमिलनाडु में अधिकांश जो मिलें होते हैं वो सूत का उत्पादन करते हैं, कपड़े का उत्पादन नहीं करते हैं, वो सूत का उत्पादन करते हैं। जो तमिलनाडु में आधे से अधिक मिल हैं वो कोयम्बटूर में स्थित हैं, ठीक है। कपास के उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, ये आप हमें बताइए। और साथ ही साथ बताइएगा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ध्रुमाश्म में होता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बाई मैप के थ्रू देख लेते हैं, चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ये देखिए न्यूरॉन का चित्र है और इसमें आप देखेंगे इसका अलग अलग पार्ट होते हैं। दोस्तों हमारे ऊतक में 4 टाइप के ऊतक होते हैं, उसमें एक ऊतक होता है तंत्रिका ऊतक, जो हमारे अंदर चुंबकीय रूप में, विद्युत के रूप में आवेग उत्पन्न करता है, जो पूरे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। ये तंत्रिका ऊतक जो होता है दोस्तों वो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के घने जाल से बना होता है, ठीक है। तंत्रिका जो ऊतक होते हैं वो न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन है इसी के घने जाल से बने होते हैं
और ये सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का काम करते हैं। और जैसे हम सांप देखते हैं तो हमारा माइंड कहता है तुरंत यहाँ से भाग जाओ, हमें एक सूचना हमें माइंड तक पहुँचता है, ठीक है। जो है अगर मच्छर काटता है पैर में तो यहाँ से तुरंत जो सूचना हमारे शरीर से होते हुए माइंड में आती है, माइंड तुरंत रिएक्शन लेता है कि इसे हटाओ, उसको मारो या हटाओ यहाँ से, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, तो न्यूरॉन में देखेंगे कि ये द्रुमिका है, द्रुमिका से सब जो सूचना जो है यहाँ से निकलती है और यहाँ से कोशिकाएं में आती है, देख सकते हैं कोशिकाएं में आती है, फिर कोशिकाएं से ये रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा करती है। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ती है, तंत्रिका कक्ष में आती है, इसे तंत्रिका कक्ष को एक्जान भी कहते हैं। और ये फिर उसके बाद अंतिम तंत्रिका सिरे के अंतिम सिरे में जाती है, अंतिम सिरे से ये तंत्रिका के अन्य कोशिका में जाती है, फिर उसके बाद किसी अन्य बड़े अंग में जाती है, अन्य अंग से जो है कि खोपड़ी वाले अगले हमारे जो सिरा है, माथा है, उस वहाँ तक ये सूचना आती है। फिर उसके बाद यहाँ से प्रतिक्रिया देता है, यहाँ से प्रतिक्रिया उसका होता है, इस तरह से ये काम करती है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अलग आंध्र के लिए आंदोलन को क्या कहा जाता था। हमने ऊपर भी देखा इसके बारे में, तो विशाल आंध्र आंदोलन हुआ था उस समय। एक अलग आंध्र जो भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था और इसका जो नारा दिया गया था विशाल आंध्र आंदोलन इसे कहा जाता था और ये 1953 में बना था, ठीक है। इसके हमने ऊपर भी देखा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्ठी उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 1959 में किया गया था। ये उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जो है राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये बात करें दोस्तों, ये राउरकेला स्टील प्लांट ये जर्मनी के सहयोग से बना था, उड़ीसा में ये स्थित है। आज इसका नाम हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी है। हम भारत के कुछ अन्य स्टील लिमिटेड कंपनी को देख लेते हैं, जो मुख्य स्टील कंपनियाँ उसको हम देख लेते हैं। देखें, भारत की प्रमुख स्टील कंपनियाँ, स्टील कंपनी का नाम क्या है, टाटा स्टील। इसकी स्थापना 1907 में होती है और ये झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। ये स्वदेशी प्रयास से बना हुआ है। भिलाई स्टील प्लांट ये 1955 में बनता है, छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है। ये सोवियत संघ, आज के रूस के, उस समय रूस का नाम सोवियत संघ था, उसके सहयोग से बना था। दुर्गापुर स्टील प्लांट ये 1959 में बना था। ये पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है। ये यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से बना था। राउरकेला स्टील प्लांट ये इसका स्थापना 1959 में होता है, उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है। ये जर्मनी के सहयोग से बना था। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। बोकारो स्टील प्लांट ये 1964 में बना था, झारखंड के बोकारो में स्थित है। सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से बनता है। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट ये 1982 में बनता है। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। ये भारत का स्वदेशी प्रयास से निर्मित है। इसको रेगुलेट कौन करता है, स्टील कंपनियों को, तो ये सेल इसको रेगुलेट करता है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। और ये इसका स्थापना 1973 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों आप देखेंगे जितने लोग सफल होते हैं ना, वो सिलेबस का मल्टीपल रिवीजन करते हैं। जो हमारा सिलेबस है अलग अलग, जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का, ठीक है, उसका मल्टीपल रिवीजन करते हैं, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से लगाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई एक चीज़ बता सकता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर उसके बाद वो कुछ मॉक टेस्ट भी हल करते हैं, उस पर भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वो एक सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है, कब मॉक टेस्ट हल करना है, कब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करना होता है, वो इसको एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के चलते हैं और उसको डिसिप्लिन तरीके से रेगुलर उसको फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ें आप भी यूज कीजिए, आप भी अपनाइए, ठीक है। इसमें जो भी बाधाएं आती हैं उसको हटाइए, ठीक है। लगातार प्रयास करते रहिए। ये सब कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अच्छा परफॉर्मेंस करके सफल हो सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्त। ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सब सारे स्टूडेंट का सही होगा, लेकिन आप मत गलत कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल गलत नहीं करना है, ठीक है। गलत करेंगे तो पीछे जाएंगे, ठीक है। जो कठिन है उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। हम भारत में जो है अन्य जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार और उसके कौन कौन विजेता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए गीतांजलि का उनकी जो पुस्तक थी उनके लिए इनको साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया था। सर सी वी रमन को 1930 में भौतिकी के लिए अवार्ड दिया गया था। हरिगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। मदर टेरेसा 1979 में शांति के लिए इन्हें अवार्ड मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन को 1998 अर्थशास्त्र में इनको अवार्ड मिला था। वी.एस. नायपाल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड मिला था। वेंकट रमण रामकृष्ण को 2009 में रसायन के क्षेत्र में अवार्ड मिला था। कैलाश सत्यार्थी 2014 में इन्हें शांति के क्षेत्र में अवार्ड मिला था। अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड मिला था।
हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्त इस तरह से हम देखें, एक क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं हम, एक क्वेश्चन के साथ साथ हम 10-10, 15-15 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तुमालापल्ली खदान। ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और आंध्र प्रदेश दोस्तों ये यूरेनियम खदानों में, यूरेनियम उत्पादन में भारत का सबसे पहला राज्य आता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन और बन सकते हैं, भारत में जो प्रमुख खनिज उत्पादन है और उसमें विश्व में कौन सा पहला देश है और भारत में कौन सा प्रथम स्थान है, उसको हम देख लेते हैं। कोयला और ग्रेफाइट, और इसका स्थान जो है चीन जो है पहले स्थान पे है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला और ग्रेफाइट उड़ीसा में उत्पादन होता है। हीरा सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस में और भारत में मध्य प्रदेश में। तांबा सबसे ज़्यादा उत्पादन चिली में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। लौह अयस्क सबसे ज़्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में, भारत में उड़ीसा। चांदी सबसे ज़्यादा उत्पादक मैक्सिको, फिर भारत में राजस्थान। कच्चा तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका और राजस्थान। प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा अमेरिका और भारत में असम। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा, भारत में उड़ीसा में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन दक्षिण अफ्रीका, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश। सोना सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में, भारत में कर्नाटक। अब्रक टंगस्टन सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में और भारत में आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कजाकिस्तान में और भारत में आंध्र प्रदेश। इस्पात में सबसे ज़्यादा उत्पादन दक्षिण अफ्रीका और भारत में उड़ीसा में होता है। ये देख सकते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, अच्छे से देखिएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो है ये इस कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ये मनुष्य की विशेषता है। ये जो है मनुष्य की मस्तिष्क की क्षमता को ये मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। जिसका IQ सबसे ज़्यादा ऊंचा होता है वो उतना ही सोचने, समझदार और वो उतनी उसकी सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है। और अन्य ऑप्शन डेटा स्टोरेज, एक्यूरेसी, स्पीड, ये सारी जो है विशेषता ये कंप्यूटर की होती है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर 29 अप्रैल को मनाया जाता है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसको कवर कर सकते हैं। हम भारत में जो है हम जो अप्रैल, मई, जून के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, मुख्य दिवस हैं, उसको देख लेते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि को शुद्ध निवेश या नई पूंजी निर्माण द्वारा मापा जाता है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो इसका व्यक्त करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये वाला होता है, शुद्ध निवेश बराबर इक्वल टू सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास के माध्यम से शुद्ध निवेश या पूंजी निर्माण द्वारा इसको पूंजी स्टॉक को मापा जाता है। इसको हम थोड़ा सा एक एक शब्द को देख लेते हैं, इसका क्या क्या मतलब है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पूंजी स्टॉक क्या होता है, कैपिटल स्टॉक क्या होता है? तो किसी देश या कंपनी के पास जितनी मौजूद मशीनें, उपकरण, इमारतें और अन्य उत्पादन का जो कुल भंडार है ना, उसी को पूंजी स्टॉक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप कोई दुकान में कुछ बनाते हैं, जितनी आपके पास मशीनें हैं, जितने भी जो आपका इमारत है, जितनी आपकी ज़मीन है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पूंजी स्टॉक हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में एक फैक्ट्री की सारी मशीनें और बिल्डिंग जो है ये पूंजी स्टॉक होती है। सकल निवेश क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जितना पैसा नई पूंजी सामान जैसे मशीन या बिल्डिंग पर खर्च किया जाता है उसको मूल्य ह्रास को घटाए बिना इसे सकल निवेश इसे कहा जाता है। जितना पैसा आप उसमें लगाते हैं वो सकल निवेश कहलाता है। सकल निवेश को क्या कैसे मापते हैं, शुद्ध निवेश, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें मूल्य ह्रास भी ऐड रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं शुद्ध निवेश क्या है। शुद्ध निवेश नेट इन्वेस्टमेंट, नई पूंजी का असली बढ़ोतरी हुई है, इसे मूल्य ह्रास से घटा करके निकालते हैं। कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितना आपने प्रॉफिट कमाया है, उसमें मूल्य ह्रास को घटा करके निकालते हैं। इसे इस तरह से समझ सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। शुद्ध निवेश इज इक्वल टू सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। एक क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। मूल्य ह्रास क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, समय के साथ मशीन आदि की घटती हुई कीमत या गुणवत्ता, ठीक है, ये मूल्य ह्रास कहलाते हैं। जैसे आप साइकिल चलाते हैं या कोई बाइक लिए हैं, जब लेते हैं उस समय मान लीजिए वो 90,000 की है और बाद में भी वो 90,000 की नहीं बिकेगी क्योंकि उसका टायर घिस गया, उसका इंजन घिस गया, उसी को मूल्य ह्रास कहते हैं। इसकी जो घटती हुई कीमत गुणवत्ता, उसकी गुणवत्ता घट जाती है, इसी को मूल्य ह्रास कहते हैं। उदाहरण के लिए 5 साल पुरानी मशीन अब नई जैसी नहीं रही, इसलिए उसकी जो कीमत है ना, उसकी कीमत जो घटी, जो जितनी घटी है उसी को मूल्य ह्रास कहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कुछ टर्म है, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर
आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, फ्यूज कहलाता है दोस्त। विद्युत सुरक्षा उपकरण के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे आप घरों में जो भी सिस्टम चलाते हैं उस वहाँ पे इसका यूज करते हुए आपने देखा होगा। और ये फ्यूज क्या होता है, ये जो है अलग अलग धातुओं से बना होता है, मिश्र धातुओं से भी बना होता है, और इसमें एक निर्धारित लेवल तक लाइट को एक्सेप्ट करने की इसमें क्षमता होती है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो ये पिघल जाता है, और पिघल करके जो आपके जो सुरक्षा जो अन्य उपकरण है जैसे टीवी है, पंखा है, इन सब की चीज़ों का आपकी सुरक्षा करता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इसमें आप देखेंगे जो केतली होती है, विद्युत केतली हो गया और विद्युत इस्त्री हो गया, ये सब तापीय प्रभाव के पर आधारित उपकरण होते हैं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान फिर से पढ़ लेते हैं। वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है, मतलब पूरे वर्ष में एक वर्ष या कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, उस कृषि को क्या कहते हैं, उस भूमि को क्या कहते हैं? तो उसे प्रति भूमि कहते हैं। आप गांव से होंगे, इसे आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देख लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे भूमि उपयोग के आधार पर कृषि के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं। शुद्ध बोई हुई भूमि किसे कहते हैं? वह भूमि जिस पर फसल बोई जाती है और जो प्रतिवर्ष उपयोग में लाई जाती है। हर साल जिस भूमि पर फसल बोई जाती है उसे शुद्ध बोई हुई भूमि कहते हैं। ठीक है, और जिस भूमि पे एक वर्ष में एक से अधिक बार फसल उगाई जाती है उसमें बोए हुए क्षेत्र में अधिक क्षेत्र, बोए हुए क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कहते हैं। आपने 2 बार या उससे अधिक बार यूज कर लिया है तो उसे बोए हुए क्षेत्र से अधिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वहीं दोस्तों वर्ष भर में बोई गई सभी फसलों का कुल क्षेत्रफल कितने को क्या कहते हैं? कुल फसल क्षेत्र कहते हैं। जिसने एक साल में आप जिस क्षेत्रफल पे आपने कृषि किया उसे कुल फसल क्षेत्र कहते हैं। वहीं दोस्तों अस्थायी चारागाह या वृक्षारोपण भूमि किसे कहते हैं? तो जानवरों को चराने के लिए जो आरक्षित भूमि है उसे अस्थायी चारागाह या वृक्षारोपण भूमि कहते हैं। बागवानी, बांस, ताड़ आदि के पेड़ों से जो पेड़ जहाँ लगाए जाते हैं वो भूमि को क्या कहते हैं? अन्य पेड़ों वाली भूमि के नाम से जानते हैं। और ऐसी भूमि जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती यानी कि पथरीली और रेगिस्तानी, उसे बंजर भूमि के नाम से जानते हैं। और अस्थायी प्रति भूमि किसे कहते हैं? तो वह भूमि जो कृषि मौसम के लिए बोई नहीं गई हो, ठीक है, लेकिन भविष्य में बोई जा सकती हो, इसलिए इसे अस्थायी प्रति भूमि कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे दोस्तों अन्य प्रति भूमि क्या होती है? वह भूमि जो 1 से 5 वर्ष नहीं बोई गई है और उसमें बाद में बोया जाता है तो उसे अन्य प्रति भूमि के नाम से जानते हैं। भवन, सड़क, रेल मार्ग, उद्योग आदि के उपयोग में जहाँ पे भवन बना दिए गए हैं, सड़क बना दिए हैं, रेल मार्ग बनाया, उद्योग बनाया गया है, ऐसी भूमि को गैर कृषि उपयोग की भूमि कहते हैं, गैर कृषि भूमि कहते हैं। वहीं खेती योग्य बंजर भूमि को क्या कहते हैं? इसमें खेती वर्तमान में खेती नहीं हो रही है लेकिन उस पर कुछ सुधार, कुछ प्रयास करके सिंचाई, सुधार, समतलीकरण करके उस पर खेती किया जा सकता है, ऐसे भूमि को खेती योग्य बंजर भूमि के नाम से जानते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर। आसान क्वेश्चन है ये, आपने कई जगहों पे ऐसे क्वेश्चन को देखा होगा। ये चोल साम्राज्य का सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है। हम चोल साम्राज्य के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। चोल वंश, चोला डायनेस्टी, इसका संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राज्य था और ये प्रसिद्ध राजवंश था वहाँ का, और ये तमिलनाडु के तमिलनाडु और दक्षिणी भारत के हिस्से पर शासन करता था। इसका कालखंड ये 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक जो है कि तमिलनाडु क्षेत्रों पर इसने शासन किया है, 850 से लेकर के 1779 ईस्वी तक। इसकी जानकारी कहाँ से होती है? संगम साहित्य से होती है। इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजावुर थी। इसके संस्थापक कौन थे? विजयालय चोल इसके संस्थापक थे। 850 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। इसके प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो राजराज चोल। श्रीलंका के कुछ क्षेत्र पर इन्होंने विजय कर लिया था और राजराजेश्वर और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये चीज पूछा गया था। राजेंद्र चोल कौन थे? ये वहाँ के दूसरे सबसे बड़े प्रसिद्ध शासक रहे हैं। इन्होंने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद गंगई कोंड की उपाधि इन्होंने धारण किया था और नवीन राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना किया था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। वैसे और कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसकी विशेषता क्या रही है चोलों की? तो ये गांव स्तर पर स्थानीय स्वशासन, सेल्फ गवर्नेंस की व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए जाना जाता है स्थानीय प्रशासन के लिए। इन्होंने श्रीलंका, मलाया, मलेशिया, सुमात्रा जैसे द्वीपों पर भी आक्रमण किया। चोलों की नौसेना बहुत ही शक्तिशाली थी, इसीलिए उन्होंने श्रीलंका, मलाया जैसे क्षेत्रों पर को विजित किया था। और चोल काल में द्रविड़ वास्तुकला का स्वर्णकाल माना जाता है और इसमें प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। ये तंजावुर में बनवाया गया
और ये शैव धर्म के संरक्षक थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ब्रह्मदेय जो है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ये ब्रह्मदेय के नाम से जानते हैं। ऐसे इस चीज़ों को आप जानते रहें, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर जो है ये पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं होता है। और जो ऑप्शन है उधार, विनिवेश, ऋण की वसूली, ये पूंजी प्राप्ति का हिस्सा होते हैं। पूंजी प्राप्ति क्या होती है, इसको हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। पूंजी प्राप्ति जो सरकार जो है पूंजी जो है वो उधार राजकोषीय पूंजी उधार क्यों लेती है? क्योंकि वो राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, देश की आर्थिक और सामाजिक और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए ये उधार लेती है। जैसे आपके पास जो है जब आप महीने में आप रूम लेते हैं, रूम में रहते हैं, तो उसके बाद आपका जैसे 5,000 10,000 आपके पास आता है और महीने के लास्ट तक वो ख़त्म हो जाता है, तो आप अपने दोस्तों, यार दोस्तों, लोगों से उधार लेते हैं। उसी तरह से जो है कि सरकार भी उधार लेती है अलग अलग चीज़ों के लिए। फिर ठीक है, सरकार की जो पूंजी के स्रोत क्या क्या होते हैं, स्रोत और विवरण देख लेते हैं। ऋण लोन से ये पैसा इकट्ठा करती है, पूंजी प्राप्त करती है। ये घरेलू ऋण लेती है, बाजार में बांड जारी करके। अन्य देशों और संस्थाओं से विदेशी ऋण लेती है। छोटी बचत योजनाओं के माध्यम से धन प्राप्त करती है। और इसके अतिरिक्त विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी ये सरकार पूंजी प्राप्त करती है, जिसमें सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बेच देती है। जैसे आपने देखा होगा एयर इंडिया का हिस्सेदारी उन्होंने टाटा के साथ शेयर किया था। उधारी और अन्य देयताएं जो है जैसे दूसरे देशों को या बैंकों को इसने वहाँ से ये बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना पूंजी प्राप्त करती है अलग अलग चीज़ों को पूरा करने के लिए। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि यूएन के 8वें महासचिव कौन थे? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा बान की मून, ये 8वें महासचिव थे और वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस हैं। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन का जो महासचिव हैं 1 से लेकर के अभी तक वो, ठीक है, ये ट्रैगवे ली, ये नॉर्वे ये पहले थे और ये नॉर्वे देश से संबंधित हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरे जो महासचिव थे वे डैग हैमरशोल्ड स्वीडन के थे। तीसरे यू थांट म्यांमार के थे। ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पड़ोसी है, इसलिए पूछा जा सकता है। ये तीसरे थे यूथांट और ये म्यांमार देश से संबंधित थे। और ये चौथे कर्ट वाल्डहाइम, ये ऑस्ट्रिया से संबंधित थे। और ये 5वां जो जेवियर पेरेज डू क्वेलियार, ये पेरू देश से संबंधित हैं। और 6वें जो थे वो वाउट्रोस घाली, ये मिस्र देश के थे। और ये 7वां जो थे वो काफ़ी अन्नान, ये घाना से थे। और 8वें जो थे ये बान की मून, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये दक्षिण कोरिया के थे। और 9वें जो है एंटोनियो गुटरेस जो है पुर्तगाल के हैं। हमारे क्वेश्चन को देखते हैं। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन बैलेंस को किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर व्यापार संतुलन के नाम से संदर्भित किया जाता है। ये क्वेश्चन इजी है दोस्त, आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ें। ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आप 1-2 ऑप्शन को जरूर टिक करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो हो सकता है एक बार पढ़ने के बाद कठिन लगे, लेकिन दोबारा उसको पढ़िए, आप अच्छे से समझिए। और आप जब ऑप्शन को साथ उसे एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट करने के बाद आपको मालूम होगा कि इसमें से एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन में से कोई एक है। और उसमें जब और थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यही राइट आंसर हो सकता है। तो आप उसको जरूर ऐसे क्वेश्चन को गेस करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इस तरह से अधिकांश क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आप नहीं लगाएंगे, आपके पीछे वाला दोस्त, आगे वाला दोस्त आपके लगाएगा, आपके बगल में जो बैठा है वो लगाएगा। ठीक है, इसलिए आप भी प्रयास जरूर करें। ऐसे इस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के पहले रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर 1957 में इन्होंने किया था। और ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, अनुसंधान रिएक्टर था। ठीक है, और इसे अप्सरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये ट्राम्बे मुंबई में अब ये इसका नाम बार्क रख दिया गया है, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और ये एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। ठीक है, और ये जो है अनुसंधान रिएक्टर था। पहला वाणिज्यिक रिएक्टर कौन था, इसको आप कमेंट में बताइएगा। भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर वाणिज्यिक कौन था? ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं रिएक्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने 2 शिफ्ट पीछे भी हमने डिस्कशन किया है, वहाँ भी रिएक्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, रिएक्टर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और अंतरिक्ष से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, आप उन सब क्षेत्रों को देखिए, हम भी आपको पहुँचाने का प्रयास करें आप ताकि अच्छे से समझ सकें। हमने पिछले वीडियो में भी स्पेस के बारे में अच्छे से देखा है,
हम उसी को बार बार नहीं बताएंगे, लेकिन हमने उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अगर आप ऐसे देख रहे हैं, अपने लेवल पे पढ़ रहे हैं, साथ साथ हमारी वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप अच्छा क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप समझ पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो हमारे सिलेबस में है उसमें भी सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक से नहीं पूछे जा रहे हैं, कुछ स्पेशल टॉपिक से जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे परमाणु रिएक्टर हो गया, कंप्यूटर से आ रहे हैं, स्पेस सेक्टर से आ रहे हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिल नववर्ष को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर वरुसा पिराप्पू। वरुसा पुराप्पू के नाम से जानते हैं, वरुसा पिराप्पू। और इसका अन्य नाम पुथांडु होता है। पुथांडु, पुथा यानी 9 और आंडू मतलब वर्ष, 9 वर्ष जो होता है, इसको तमिल नववर्ष के रूप में मनाते हैं। ये हर साल को 14 अप्रैल के दिन इसे मनाया जाता है। और इसकी विशेषता क्या होती है? ये सूर्य के मेष राशि का प्रवेश करने के कारण इस दिन प्रवेश करता है, इसलिए इसे मेष क्रांति संक्रांति के नाम से जानते हैं। इस दिन दोस्तों ये भोजन पूजा करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। और जो है नववर्ष जो है हमारे देश के अलग अलग भागों में मनाते हैं इसी दिन को लेकर के, तो उसको भी हम देख लेते हैं। विशु ये केरल में मनाया जाता है 14 अप्रैल को, और ये नई फसल का स्वागत करते हैं। विशु कड़ी या दीप जलाते हैं इस दिन। बोहांग बिहू, रोंगाली बिहू ये असम में मनाते हैं, और ये 13-14 अप्रैल को मनाते हैं। कृषि का नववर्ष होता है, और इसी दिन नृत्य गीत और बैलों को सजाते हैं। पोइला वैसाख ये पश्चिम बंगाल में मनाते हैं 14-15 अप्रैल को, और इस दिन ये बंगाली नववर्ष के रूप में मनाते हैं। मिठाइयाँ, पूजा, व्यापारिक नई शुरुआत करते हैं। वैसाखी ये पंजाब में मनाते हैं 13-14 अप्रैल को। फसल कटाई सिख का नववर्ष मनाया जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव भी किए जाते हैं। आगे है विशु संक्रांति या पाना संक्रांति, ये उड़ीसा में इसका आयोजन किया जाता है 14 अप्रैल को। इसे नववर्ष के रूप में मनाते हैं, और इसमें कुछ विशेष पेय का यूज करते हैं। सूर्य की पूजा की जाती है। चेटी चांद ये सिंधी समुदाय जो है ये सिंधी नववर्ष के रूप में मनाती है मार्च अप्रैल में। चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन झूलेलाल की पूजा की जाती है इस दिन। तो ये कुछ नए वर्ष के रूप में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन दोस्त की सेट्स ऑफ सैफरान पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट नंबर हो जाएगा 2 नंबर, सबा नकवी थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, आप ऐसे क्वेश्चन को शायद नहीं जान रहे हैं तो ना क्वेश्चन को समझ रहे हैं ना ऑप्शन को समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको छोड़ सकते हैं। 40 क्वेश्चन है, आप 2-3 क्वेश्चन पहले से ही छोड़ दीजिए, तो ये 2-3 क्वेश्चन जो हैं छोड़ने लायक हैं, ठीक है। वैसे हम सेट्स ऑफ सैफरान के बारे में बता दें तो ये सबा नकवी ने लिखा था। ये हिंदुत्व विचारधारा और बीजेपी के उदय और विकास पर लिखी गई पुस्तक थी, ठीक है। अरुंधति राय ने कौन सी पुस्तक लिखा था जिसे 1997 में इन्हें बुकर प्राइज मिला था? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त की स्पेनिश ला लीगा खिताब, स्पेनिश ला लीगा टाइटल 2019-20 किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, रियल मैड्रिड CF ने इसको जीता था। ये वास्तव में दोस्त ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये हमने जो ऊपर 2 क्वेश्चन देखे हैं, 1-2 क्वेश्चन ऊपर भी देखे हैं, तो 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा क्वेश्चन छोड़िए ना, फिर भी आप किसी तरीके से इसे करने का प्रयास कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे स्पेनिश ला लीगा खिताब क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। ये स्पेनिश फुटबॉल लीग है, फुटबॉल खेला जाता है इस दिन। ये यूरोपीय की सबसे प्रतिष्ठित लीगों में से एक है, यूरोपीय जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और इसमें अलग अलग टीमें भाग लेती हैं, जो भाई अलग अलग टीमें लेंगी तो उसमें कोई ना कोई जीतेगा ही, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है UN के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 निलंबित हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यासीता परिषद हो जाएगा। आप देख सकते हैं UN से, यूनाइटेड नेशन से बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत जो फेमस क्वेश्चन है। यहाँ से भी एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन हमने हर शिफ्ट में देखा है। इस शिफ्ट में भी हम 2 क्वेश्चन देख चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 24 नवंबर 1945 को होती है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्य देशों की संख्या 193 है। संरचना में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद है। इसी का जो है कि इबोलिश कर दिया जाता है। यही हमारे क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे आप हमें कमेंट में बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया में पेट की अंदरूनी परतों को बचाने का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा बलगम। म्यूकस जो है दोस्तों ये अम्ल की अभिक्रिया में पेट की अंदरूनी परतों को बचाने का कार्य करता है। इसको हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। वैसे ये जो विली है, विली दोस्तों ये छोटी आंत में पाया जाता है। और एंजाइम दोस्तों ये जो पाचन तंत्र है उसमें अलग अलग अंगों से अलग अलग एंजाइम निकलते हैं। जठर रस दोस्तों ये अमाशय से, स्टमक से निकलता है, ठीक है।
इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे से बाय मैप देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ये आप भोजन खाते हैं यहाँ से मुँह से, जीभ से, और ये मुँह से होते हुए ये ग्रसिका से होते हुए अंदर नीचे जाता है, और ये अंदर का खेल सारा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये स्टमक में आता है जहाँ पे HCl का निर्माण होता है। HCl जो है दोस्तों ये बैक्टीरियाओं को किल करता है, और ये जब बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो इसे अब ये आंत में ये इसके किनारे किनारे म्यूकस बलगम होता है और इसी को वो जला देता है, इसीलिए हमारे गले में जलन होती है। जब वो म्यूकस का लेयर पतला हो जाता है तो उसी के कारण जलन सा होता है। तो ये अमाशय में एक क्रिया होती है, ठीक है। आगे इसमें एक अंग है लीवर, यकृत से बाइल जूस आके इसमें मिलता है, और बाइल जूस का इसका निर्माण कहाँ होता है, ये यकृत में होता है, लेकिन स्टोर पित्ताशय में होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला अंग आता है इसमें, देखिए अमाशय है। अमाशय से अमाशयी रस निकलता है, ठीक है। और आगे आते हैं, फिर उसके बाद भोजन छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में जो है यहाँ पे आंतरिक रस निकलता है। गैस्ट्रिक जूसी दोस्तों शायद ये अमाशय से ही निकलता है, स्टमक से ही गैस्ट्रिक जूसी भी निकलता है, ठीक है। और इसके बाद ये भोजन जो है वो बड़ी आंत में जाता है, फिर से ये निकल के गुदा द्वार के द्वारा ये बाहर आ जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था। तो इसका अभियान का शुरुआत कब होती है, वो सितंबर 2012 में होती है, ठीक है। 100वां अभियान है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे जानना चाहिए, ठीक है। और ये आगे हम देखें, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। मिशन का संक्षिप्त विवरण, इस मिशन के बारे में। उपग्रह का नाम क्या था, 100वां जो अभियान था वो NVS-02 था, और लॉन्च वाहन जो था वो GSLV F-15 था, और ये 17वीं उड़ान के सेकेंड संस्करण था ये। और लॉन्च की तिथि 29 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ था, लेकिन ये 2012 में इसका निर्माण स्टार्ट हो गया था 100वें का। 2025 में इसका लॉन्च किया जाता है। लॉन्च स्थल सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा। उपग्रह का उद्देश्य क्या था, NVL प्रणाली को सुदृढ़ करना है। जो GPS का विकल्प जो हम नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, परिवहन में यूज करते हैं, उसी से ये रिलेटेड है, उसी को सुदृढ़ करने के लिए इसका लॉन्च किया गया था। और ये 100वां रॉकेट लॉन्च था, और ये इसलिए इस तरह से ये भारत जो है ये अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के लक्ष्य को पाता है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 100वां जो रॉकेट लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाटर दोस्तों ये इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी लाइट, पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन ये इनपुट डिवाइस है। हम जो कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइस को देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस के बारे में देखें तो इसका उपयोग क्या होता है। इनपुट डिवाइस होता क्या है, कंप्यूटर में डेटा या और आदेशों को प्रवेश इनपुट के लिए इसका यूज करते हैं। हम उसको इसके अंदर मतलब इनपुट करते हैं, ठीक है, प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें कीबोर्ड हो गया, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैम, टैबलेट, और उसके बाद टच स्क्रीन, बारकोड स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ये सारे जो हैं ये इनपुट डिवाइस हैं। और इसके अतिरिक्त हम बात करें आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका कंप्यूटर में डेटा और परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे हमने इनपुट दिया, उसी तरह से इनपुट डालने के बाद क्या आया, आउटपुट क्या आया, उसका यूज आउटपुट डिवाइस में होता है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस करती है। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन होती हैं, तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन हो गया, ठीक है। आगे हेडफोन हो गया, लेजर प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, ये प्रोजेक्टर, प्लाटर, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, ऑडियो डिवाइस, ये सारी चीज़ें आउटपुट डिवाइस हैं। तो एक देख सकते हैं हमने बहुत ही थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम जाएगा, ज़्यादा होगा, लेकिन हम आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। देखिए जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अच्छे से देखिए, इसका ज़रूर फायदा होगा आपको, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। कंप्यूटर क्षेत्र में लिफो का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट इसका मतलब होता है। इसका मतलब क्या है, तो लिफो जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो जैसे मान लीजिए हम दुकान में कोई सामान खरीदते हैं तो उसे हम रखते हैं, ऐसे लाइन से रखते हैं। तो जैसे हमने कोई सामान बाद में खरीदा और उसको हमने सबसे ऊपर रख दिया, पुरानी सामान जो है जो पहले खरीदा था उसे नीचे, और जो हमने सबसे लास्ट में खरीदा उसे सबसे ऊपर रखा। और कोई ग्राहक आया, सबसे पहले हमने उसी को जो लास्ट में खरीदा था उसी को बेच दिया उसको। तो इसे कहते हैं लास्ट इन, मतलब
सबसे लास्ट में आया और सबसे पहले बिका, ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है फुल हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, 2 क्वेश्चन थे इसमें फुल फॉर्म पूछा गया था। कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन आया है, रिएक्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें, ठीक है। इस तरह से दोस्त हमने 5 जनवरी का जो 2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट के 40 प्रश्नों का अच्छे से एनालिसिस किया, देखा कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। हमने इसमें सिलेबस, करंट अफेयर और जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसको हमने कवर किया। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको जरूर रिपीट मिलेंगे आपको एग्जाम में, और नहीं मिलेंगे तो आपको हमने जो एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है उसको आपको मिलने की पूरी संभावना बनती है, ठीक है। इसलिए अच्छे से वीडियो को देखिए, आप अपने स्तर पे भी पढ़ते रहिए। देखिए वीडियो हमने बनाया है, इसका आपको 30 से 40% से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। आपको जो सफल हुए हैं उन्होंने जो अलग अलग संस्थान है वहाँ से भी फ़ायदा लिया, आपको भी फ़ायदा लेना है, ठीक है। आपको मालूम हो रहा है कि कौन से वीडियो हमें देखने से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वीडियो आपका 30 से 40% तक ही हेल्प करेंगे। ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे, लेकिन सबको ये याद नहीं होगा। एग्जाम में बहुत सारे भूलेंगे भी, लेकिन कुछ स्टूडेंट होंगे जो उनको याद भी होगा, ठीक है। वो अपने स्तर पे भी पढ़ें, आप अपने स्तर पे भी पढ़ें। आप अलग अलग संस्थानों का 1-2 संस्थान है उसका अच्छे से एक ही 2 संस्थानों का यूज कीजिए, ठीक है। जो अच्छे हैं, आपको लगता हो कि ये 2 अच्छे हैं, उसी का फॉलो कीजिए। उसके बाद आप अपने से खुद से मेहनत कीजिए, ठीक है। सिलेबस को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, रेगुलर बेसिस से मेहनत करते रहिए, जरूर सफल होंगे। थैंक यू, जय हिंद।